हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी माध्यम के लिए जो हमारा चल रहा है टेस्ट सीरीज विजन आईएएस 2021 के लिए टेस्ट सीरीज। तो ये टेस्ट सीरीज नंबर 29 है। तो इसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है, ये आज सेकेंड पार्ट है, ठीक है। और इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो अच्छे से हम उनको डिस्क्राइब करेंगे। आप लोग उसको अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे और बहुत ही अच्छे, मुझे सॉल्व करने में भी मज़ा आएगा और पढ़ाने में भी मज़ा आएगा और आपको सुनने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा फुल जो जीएस के टेस्ट है ना, तो वही चल रहे हैं कि हमारे जो जो विजन जो चलाता है, विजन का कार्यक्रम जो रहता है टेस्ट सीरीज का, तो उसमें जो फुल जीएस के टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि जो सारे टेस्ट हैं, मतलब 28 तक सारे टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। तो हमने उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है विजन या यूपीएससी 2021 के लिए, ठीक है। तो वो बनाई है हमने, जो प्लेलिस्ट बनाई है, तो वहाँ जाके आप सारे वीडियो वो पुराने भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो इसमें कहा गया कि गालवान वैली, जो गालवान घाटी जो भारत और चीन के मध्य विभाजित क्षेत्र रहा है, निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो इसमें देखो, ये जो गालवान घाटी की अगर हम बात करें, तो जो ये भारत और चीन का विवादित स्थल है, यहाँ पर सेनाओं, जो भारत और जो चाइना की सेनाओं के द्वारा डेडलॉक बना हुआ था पिछले साल, ठीक है। तो उसी के संबंध में पूछा गया। तो ये काकोरम जो पर्वत श्रेणी है, ठीक है, उसी के मध्य ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि सारे हमारे जो स्टेटमेंट इसमें दिख पाए, ठीक है। चलो उसको हम देख लेंगे आगे, ठीक है। तो इसमें 27 क्वेश्चन नंबर में, तो इसमें कहा गया कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त द्वारा भारत में राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की गई है। तो इस संदर्भ में भारतीय दंड संहिता की जो धारा 124 ए के अंतर्गत राजद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि राजद्रोह एक युक्ति युक्त निर्बंध के रूप में उल्लेखनीय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत किया गया है। तो देखो, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 19 के अंतर्गत ये नहीं किया गया है जो ये राजद्रोह की बात की जा रही है। क्योंकि इसमें तो अगर कोई मतलब जो युक्ति निर्बंध लगाए जाते हैं 19(2) के अंतर्गत, जो 19(1) का उल्लंघन किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 19 का जो जिसमें उल्लंघन किया जाता है 19(1) का, ठीक है, उसी के अंतर्गत ये युक्ति निर्बंध लगाए जाते हैं। लेकिन ये तो राजद्रोह का जो मामला आता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कुछ इस समय बोल दे रहा है, वर्तमान सरकार के खिलाफ, तो उस पर भी लगाया जा रहा है। तो ये बहुत से मीडिया जो मीडिया वर्कर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर लगाया जा रहा है। तो ये उससे संबंधित नहीं है, तो ये गलत है। और सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, तो ये वाला हमारा सही है, क्योंकि इस कानून के अंतर्गत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से प्रतिबंधित कर दिया जाता है, ठीक है। और ये पहली बार जो है बाल गंगाधर तिलक के पहले व्यक्ति थे जिन पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। तो देखो, ये गलत है। ये जो पहले व्यक्ति नहीं थे बाल गंगाधर तिलक, ये दूसरे व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति की अगर बात करें तो 1991 में जो जोगिंदर दास बोस थे, ठीक है, जोगिंदर बोस थे, उनके ऊपर ये पहली बार लगाया गया था। तो ये हमारा केवल सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 28 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें शिवाजी के शासन में अष्टप्रधान के प्रशासन और शासन व्यवस्था के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सुमेलित है इसमें, ठीक है। तो इसमें शीर्षक यानी पद दिए हुए हैं और कार्य हैं। तो सुमंत की बात करें तो अनुष्ठानों के प्रधान थे ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। लेकिन आमत्य की अगर बात करें तो ये वित्त प्रशासन के नहीं, ये आमत्य जो हुआ करता था, ये आपको देखने को मिलेगा, जो ये जो महालेखाकार होता था उसको आमत्य के नाम से जानते थे, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। और वाकनवीस की बात करें तो ये धार्मिक प्रशासन से संबंधित नहीं होता था। ये जो असूचना चौकिया या फिर जो घरेलू मामले होते थे उससे संबंधित होता था वाकनवीस, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट वाला हमारा सुमेलित है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें भारत
में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में शिमला सम्मेलन यानी जो बेवेल समझौता हुआ था 1945 के परिणामों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे, तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसमें सभी सदस्यों को भारतीय नहीं इसमें कहा गया था, क्योंकि जो ये जो वायसराय था तो इसमें वायसराय और जो सैन्य प्रमुख का पद होता था, ठीक है, तो ये दो कैंडिडेट जो होते थे, ये कहा गया था कि वो ब्रिटिश के होंगे, तो ये हमारा गलत हो गया। और सेकंड की बात करें, जब तक सत्ता पूर्ण रूप से भारत को हस्तांतरित नहीं हो जाती तब तक रक्षा विभाग ब्रिटिश शासन के अधीन रहेगा, तो ये हमारा सही है। और मुस्लिम लीग ने सम्मेलन का बहिष्कार किया था, तो नहीं, मुस्लिम लीग ने सम्मेलन का बहिष्कार नहीं किया था, ये बेवेल ने ही इसको निरस्त कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग ने जो मांग रखी थी कि जो मुस्लिम के जो सदस्य होंगे जो वायसराय परिषद में, ठीक है, वो केवल और केवल मतलब मुस्लिम लीग से आएंगे, कांग्रेस से कोई भी उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो इसीलिए कांग्रेस इससे असहमत हो गई थी, ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला और थर्ड गलत है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 30 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि पंचायतों के निर्वाचन के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें देखो, ये पंचायतों के 3 स्तरों के सामान्य निर्वाचन का एक साथ होते हैं ये, ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट सही है। और ग्राम पंचायतों के निर्वाचन गैर राजनीतिक दल के प्रतीकों के आधार पर होने चाहिए, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। और पंचायतों के निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा जारी की जाती है, तो ये भी सही है, क्योंकि राज्य निर्वाचन ही जो होता है वो पंचायतों के चुनाव करवाता है, ठीक है। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें कहा गया है कि होम रूल की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि उच्च कराधान और युद्धकालीन कष्टों ने लोगों को एक आक्रामक आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। तो ये अगर बात करें तो देखो, ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उच्च आंदोलन जो ये उच्च कराधान और युद्ध कष्टों के द्वारा ही इसमें जो है आंदोलन में भाग लिया गया था। और सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो कांग्रेस एक सक्रिय संघर्ष के लिए होम रूल लीग के रूप में एक विस्तारित शाखा स्थापित करना चाहती थी, तो नहीं, शुरुआती जो स्थिति थी उस समय कांग्रेस जो है इसमें जो इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, उस समय कांग्रेस जो है संगठित ही नहीं थी, बिखरी हुई थी, तो ये हमारा गलत है स्टेटमेंट। और ये थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा ये भी सही है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा श्वेत जो व्यक्तियों की सर्वोच्चता का मिथक यहाँ पर टूट गया था, कि वो लोग जो अंग्रेज अपने आप को बहुत सर्वोच्च मानते थे, तो वो मिथक टूट गया था यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा 1 और 3 सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 32। तो इसमें कहा गया कि भारत में अभ्रक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि अभ्रक को एक गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये सही स्टेटमेंट है। और भारत में अभ्रक के सर्वाधिक भंडार राजस्थान में है, तो नहीं, ये राजस्थान में नहीं, ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो ये हमारा गलत है। और भारत में अधिकांश अभ्रक भंडारों में श्वेत अभ्रक या पोटाश अभ्रक का उत्पादन होता है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो हमारा 1 और 3 सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 33 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है कि टैगोर ने महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन के आह्वान का समर्थन किया था, क्योंकि यह भविष्य में स्वराज स्थापित कर सकता था। तो देखो, ये गलत है, क्योंकि जो ये महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था उसमें टैगोर ने इसका समर्थन नहीं किया था। हालांकि इनके जो मतलब जो इनके अगर बात करें तो इनकी जो विचारों में समानता थी, क्योंकि स्वराज की ये महात्मा गांधी भी बात करते थे और टैगोर भी बात करते थे, परंतु उन्होंने ये असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट सेकेंड है कि टैगोर ने महात्मा गांधी द्वारा चरखे पर दिए गए अनुचित बल की आलोचना की थी, तो ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्होंने इस पे भी इसकी आलोचना की थी, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन तो सही है, बट हमारा फर्स्ट वाला गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। तो इसमें महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में किया गया है।
तो देखो जो भारतीय महिलाएं हैं उनके लिए जो अपमानजनक ये आपको देखने को मिलती थी प्रथाएं, तो ये मूल कर्तव्य में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि उनके प्रति जो महिलाओं हैं उनके प्रति सम्मान की बात की गई है इसमें, और उनकी प्रथाओं को जो है ख़त्म करने की बात की गई है। और ये जो मतलब ये मूल कर्तव्य होते हैं इनको जो है 51 आर्टिकल में जोड़ा गया था। ठीक है, जो ये मतलब 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, और भाग 4A के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और इसमें जो 11 मूल कर्तव्य आपको देखने को मिलेंगे और ये रसिया से लिए गए थे। नेक्स्ट है 35। तो इसमें हस्त निर्देशित क्लोनिंग तकनीकी के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इस तकनीकी में अंडक यानी ओसीटेक इन विट्रो स्थिति में परिपक्व होते हैं और कोशिका से केंद्रक को महीन ब्लेड का उपयोग कर हाथों से पृथक किया जाता है। सेकेंड है कि हाल ही में जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने इस तकनीकी का उपयोग करके तेजस नामक भैंस के कड़के को विकसित किया है। मतलब एक छोटे मतलब जो उसके बच्चे को डेवलप किया है उसके बारे में। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि अभी इसका इस्तेमाल किया गया है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा, और इसमें ये इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके द्वारा हाथ से ये अलग किए जाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें कहा गया कि भारत में पाए जाने वाले स्तनपायी फिशिंग कैट या मछियारी बिल्ली के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह भारत में पाई जाने वाली जंगली बिल्ली एकमात्र प्रजाति है जो आर्द्र भूमि में रहने के लिए अनुकूलित है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, सेकेंड है कि इसे IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें वल्नरेबल श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि ये वल्नरेबल श्रेणी में वर्गीकृत है। और ये थर्ड वाला स्टेटमेंट की बात करें तो ये गलत है, क्योंकि भारत में यह केवल हिमालय के जो गिरिपदी क्षेत्र की गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की जो घाटियां हैं उसमें ही केवल नहीं पाई जाती हैं। ये आपको देखने को मिलेंगी जो सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है, वहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। और ये जो कुछ पश्चिमी घाट का क्षेत्र है वहाँ पे जो ये आर्द्र भूमियाँ हैं वहाँ देखने को मिलेंगी। पूर्वी तटीय क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा गलत हो गया। तो 1 और 2 सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा टिडिंग सेचर जोन का सही वर्णन करता है। तो टिडिंग सेचर जोन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि यह पूर्वी हिमालय का एक प्रमुख हिस्सा है जहां हिमालय जो दक्षिण मुखी तीव्र मोड़ लेते हुए इंडो बर्मा श्रेणी में मिल जाता है। जो ये इंडो बर्मा वाला क्षेत्र है, जैसे ये हिमालय आता है इस तरह से और उसके बाद ये क्षेत्र ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, उसी के बारे में ये मोड़ के बारे में बात की गई है। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें कहा गया कि भारतीय विधिज्ञ परिषद के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह भारतीय विधिज्ञ यानी बार को विनियमित और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद द्वारा निर्मित एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, तो देखो ये तो एक सांविधिक निकाय के अंतर्गत इस विधिज्ञ परिषद को बनाया गया है, तो ये हमारा सही है। और यह भारतीय न्यायालय में अधिवक्ताओं के वृत्तिक आचार और शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करती है। तो ये बार जो एसोसिएशन होती है उसी के बारे में बात की जा रही है। तो दोनों ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये इनके जो वृत्तिक आचरण शिष्टाचार के मानकों को भी निर्धारित करती है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। तो इसमें वर्मी कंपोस्ट के संदर्भ में बताना है कि इसके कौन से लाभ हैं। तो फर्स्ट है कि यह मृदा में pH स्तर को बढ़ाने के लिए काम करता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट होता है जो केचुए से खाद बनाया जाता है, ठीक है, जिसको खेतों में डालते हैं, तो वो मतलब pH का स्तर बढ़ाता है और कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात को कम करने में भी जो ये सहायता करता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये मृदा की जो उर्वरा शक्ति उसको मतलब फर्टिलिटी बढ़ाता है उसकी, और उसकी जो भौतिक दशा होती है सॉइल की, ठीक है, उसमें भी सुधार करता है।
थर्ड है कि ये तापमान संबंधी विस्तृत परास के तहत जो वर्मी कंपोस्ट का उपयुक्त रूप से प्रयोग किया जा सकता है। तो नहीं, ये गलत है। विस्तृत जो ये मतलब जो तापमान का जो स्तर होता है इसके लिए विस्तृत नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक अनुकूल तापमान की आवश्यकता होती है, उसी पे ये अपनी ग्रोथ कर पाता है। क्योंकि इसमें जो ये विस्तृत परास में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ये मरने लगते हैं, जो केचुए होते हैं वो मरने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्षा ऋतु का जो समय होता है ऐसा टेम्परेचर उनके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाला गलत है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें ग्रीन टैक्स के संदर्भ में बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि देश में प्रदूषण को रोकने के लिए केवल परिवहन वाहनों पर ग्रीन टैक्स उद्ग्रहित किया जाता है। तो देखो, ये जो केवल परिवहन वाहन तो नहीं, ये गलत है। क्योंकि इसमें क्या है कि जो 15 वर्ष से पुराने हो जाते हैं तो उनका री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कोई भी व्हीकल होता है। ठीक है, तो उनकी क्योंकि लिमिट होती है 15 ईयर, तो उनका नवीनीकरण जब कराया जाता है तो उन पर वो जितने भी जिनका भी नवीनीकरण जिस साधन का कराया जाएगा उन सभी पे वो लागू होता है। और सेकेंड होता है कि जैसे 8 वर्ष से जो पुराने हो जाते हैं साधन, ठीक है, जो व्हीकल्स होते हैं वो 8 वर्ष से अगर पुराने हो गए तो उसमें क्या होता है कि फिटनेस रोड टैक्स, उसमें फिटनेस जो उनकी फिटनेस के लिए जो कह सकते हैं कि एक तरह से फिटनेस टैक्स लगाया जाता है, जो रोड टैक्स के नाम से जानते हैं। और इसकी दर की बात करें तो ये 10 से 25% भी देखने को इसमें मिलती है। ठीक है, तो फिटनेस टैक्स भी 8 वर्ष पुराने जो व्हीकल होते हैं उन पे भी लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। और सेकेंड है कि इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिक वाहनों तथा सीएनजी तथा एथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन से संचालित होने वाले वाहनों को इससे बाहर रखा गया है। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है। और इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर वाले जो व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, उनको भी इससे बाहर रखा गया है। तो ये पूछा जा सकता है। तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है। नेक्स्ट है 41। तो इसमें फोटोनिक्स प्रकाश के कणों को उत्पन्न करने, नियंत्रित करने का पता लगाने का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। निम्नलिखित में से फोटोनिक्स के संभावित अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, कि किस में उसका एप्लीकेशन किया जा सकता है। तो रोगों के निदान में फर्स्ट स्टेटमेंट ये भी सही है। तीव्र डेटा संचार में भी किया जा सकता है, प्रकाश की ऊर्जा दक्षता सुधार में किया जा सकता है, और भवनों में संरचनात्मक त्रुटि का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। तो ये हमारे चारों जो है स्टेटमेंट सही हैं इसमें। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 42। तो इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह कंप्यूटर कोड के रूप में दो लोगों के मध्य एक समझौता है। तो ये तो हमारा सही है। और सेकेंड है कि इसे सुगमता से संपादित एवं संशोधित किया जा सकता है। तो नहीं, इसे सुगमता से संपादित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये अपरिवर्तनीय होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कोड देखने को मिलता है वो उसमें बग से वो मतलब ग्रसित होता है, इसलिए इसमें परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, लेकिन सेकेंड वाला गलत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। तो इसमें कहा गया कि टेराफिकेशन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो यह एक प्रक्रिया है जो धान के अवशेषों को जैव कोयला यानी बायोकोल में परिवर्तित कर सकती है। सेकेंड है कि इस बायोकोल को निम्न ऑक्सीजन वाले वातावरण में 800 डिग्री से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। तो देखो, ये 800 डिग्री का जो तापमान होता है ये नहीं, ये आपको देखने को मिलेगा इसमें दो जो तापमान होता है इसके लिए जो रखा जाता है, तो इसका जो तापमान होता है 250 डिग्री से 350 डिग्री आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के बीच इसका टेम्परेचर होता है। और ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट इसमें बायोकोल में भी परिवर्तित किया जा सकता है, ये तो हमारा सही है। और थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली जो दहनशील गैसों का उपयोग आवश्यक ऊष्मा को उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका टेम्परेचर 250 से 350 के बीच रखा जाता है, ना कि 800 से अधिक। ठीक है, तो हमारा एक और तीन स्टेटमेंट सही है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 44। तो इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के तहत सेना विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखो,
यह संसद को किसी व्यक्ति के किसी ऐसे कार्य के संबंध में जो उसने ऐसे क्षेत्र में जहां सेना विधि प्रवृत्त थी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया हो के लिए क्षतिपूर्ति करने की शक्ति प्रदान करता है। तो देखो ये वाला तो हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये क्षतिपूर्ति के लिए ये शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। और ये सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो ऐसे क्षेत्र में जहाँ सेना विधि प्रभावी होती है वहाँ जो है सभी संवैधानिक रिट निलंबित होते हैं। तो नहीं, ये गलत है, सभी संवैधानिक रिट निलंबित नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होती है ये मतलब लागू रहती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा सही स्टेटमेंट नहीं है। और थर्ड वाला भी ये थर्ड वाला हमारा सही है स्टेटमेंट कि स्वतंत्र भारत में सेना विधि कभी भी लागू नहीं की गई है। तो ये भी सही, ये स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि सेना विधि कभी नहीं लागू की गई। ये जो लागू की गई थी जो 1857 का जो ये सैनिक विद्रोह हुआ था उस समय ये सेना विधि देखने को मिली थी, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद कभी भी इंडिया में लागू नहीं हुई है, तो ये सही है। तो 1 और 3 हमारा सही है, लेकिन सेकेंड गलत हो गया, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने पनामा रोग को नियंत्रित करने के लिए एक जैव पीड़कनाशी यानी बायोपेस्टिसाइड की खोज की है। पनामा रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है स्टेटमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट है कि यह एक कवकीय रोग है जो केले के पौधे को प्रभावित करता है। तो ये सही है, केले के पौधे में ये लगता है और कवक द्वारा, ठीक है, ये होता है। और यह पौधा को इसकी जड़ों के माध्यम से संक्रमित करता है और जल एवं आवश्यक पोषक तत्वों के अपवहन को रोक देता है, मतलब जो उसमें ऊतक होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 46। तो इसमें भारत में रसायन एवं पेट्रो रसायन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सरकार प्रारंभ की गई थी। तो फर्स्ट है कि नेफ्ता जैसे फीड स्टॉक कच्चे माल पर आयात शुल्क में वृद्धि। सेकेंड है कि रसायन क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत प्रत्यक्ष 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति है। और थर्ड है कि सस्ते रसायनों के क्षेपण को रोकने के लिए आयातित रसायनों हेतु प्रमाणीकरण अनिवार्य करना है, ठीक है। तो देखो अगर इसमें बात करें तो देखो ये हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि इसमें जो प्रमाणीकरण की जो प्रक्रिया होती है जो सस्ते रसायन होते हैं उनके रोकने के लिए, तो ये अनिवार्य होता है उनको रोकने के लिए। और इसमें जो रसायन क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से ये 100% इसमें FDI जो है पर्याप्त मतलब अनुमति है इसमें, ठीक है। तो ये भी सही है। लेकिन अगर बात करें कि नेफ्ता जैसे जो ये फीड स्टॉक यानी कच्चे माल पर आयात में शुल्क में वृद्धि नहीं, ये कमी की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये गलत है हमारा, तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही है इसका, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 47। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन से भारत के बाह्य ऋण के घटक हैं। तो बाह्य वाणिज्यिक उधार है। सेकेंड है कि विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश। और थर्ड है कि मसाला बांड के माध्यम से उधार, ठीक है। तो देखो इसमें अगर बात करें तो देखो तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि बाह्य वाणिज्य उधार ये जो भारत के बाह्य ऋण का एक घटक है और जो FII से भी ऋण लिया जाता है और मसाला बांड के माध्यम से भी भारत सरकार को ऋण प्राप्त हो जाता है बाहर से विदेशों से, ठीक है। तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। तो इसमें गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक संबंधी समिति के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यह लोकसभा की एक विशेष समिति है और लोकसभा में इस समिति की अध्यक्षता सदन के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है, ठीक है। तो जो ये इसमें है, ठीक है, तो इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो आपको देखने को मिलेंगे दोनों सही है, क्योंकि लोकसभा की जो विशेष समिति होती है ये गैर सरकारी विधेयक के संबंध में, तो ये लोकसभा की विशेष समिति होती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष सदन के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। तो इसमें कहा गया कि यह एक भारतीय चीनी समुदाय है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में मुख्यतः असम, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में निवास करता है। इस समुदाय की त्रिपुरा में विशेष रूप से सुवेदी जनजाति समूह यानी PVTG के रूप में पहचान की गई है। इस समुदाय के लोग प्रसिद्ध होजगिरी
लोक नृत्य करते हैं। मिजोरम में लोक नृत्य संगठनों द्वारा उन्हें निर्वाचक सूची से बाहर रख करने की मांग करते हुए लक्षित किया गया है। तो इस कारण से यह जनजाति त्रिपुरा में पलायन करने के लिए विवश हुई थी। तो उपर्युक्त जो परिच्छेद ये है, ठीक है, तो ये किस जनजाति समूह के बारे में बात की जा रही है? तो देखो ये जो ब्रू रियांग जनजाति है, ठीक है, उसी के बारे में ये बात की जा रही है। तो ब्रू रियांग जो अभी समझौता भी देखने को मिला था, तो ये चर्चा में लगातार 2-3 साल के, क्या होता है कि यूपीएससी जो होती है 2-3 साल के पुराने भी जो बहुत ज़्यादा चर्चित मुद्दे होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लेती है। तो उसी से ये है, तो ये बराबर मुद्दा चला आ रहा है, तो बन सकता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 50 क्वेश्चन नंबर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत भारत में संघीय विवादों के निपटान हेतु उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के को आरंभिक और अनन्य अधिकारता प्राप्त है। तो ये हमारा सही है कि जो भी संघीय विवाद होते हैं तो उनसे इनको प्राप्त है। सेकेंड है कि केंद्रीय विधि की वैधानिकता से संबंधित सभी विवादों का निपटारा अनुच्छेद 131 के अंतर्गत होता है। तो नहीं, ये 131 के अंतर्गत सभी का नहीं होता, कुछ जो मामले होते हैं तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत और 226 के अंतर्गत ये देखने को मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और इसमें थर्ड वाले स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इसमें जो कहा गया कि केंद्रीय विधि को राज्यों के उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसमें देखो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि राज्यों को चुनौती जो है कुछ आधारों पर ये मतलब दी जा सकती है, ठीक है। तो ये गलत है हमारा स्टेटमेंट। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला सही हो गया। और जो ये 131 का आर्टिकल होता है, ठीक है, इसके अंतर्गत अगर बात करें तो जैसे सेंटर या राज्य में कोई विवाद है, या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद है, या सेंटर और 2 से 2 अधिक राज्यों के अंतर्गत अगर विवाद है तो इसी के निपटारे का ये इसमें बात की जाती है, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया। तो आई होप आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।